स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे 27 और 28 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्रिकाओं से लिए गए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आइए चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आज है वैसे 2 मार्च, लेकिन 27 और 28 फरवरी का जो करंट अफेयर था वो टेक्निकल कारणों से अपलोड नहीं हो पाया था। अपलोड इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि क्लास तो मैं रिकॉर्ड करके गया था, लेकिन बीच में वॉइस जो थी वो कट हो गई थी और वॉइस कट होने के कारण से वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। तो पहले जो पिछला वीडियो था उसको री अपलोड करते हैं। री रिकॉर्ड हो रहा है ये वीडियो और दोबारा रिकॉर्ड करके इसको अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, इसी वजह से देखा जाए तो ये क्लास आपको लेट से मिल रही है और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो मार्च की करंट अफेयर है उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 27 और 28 फरवरी के करंट अफेयर। सबसे पहले देखते हैं, ओपन एआई ने अरविंद केसी को नियुक्त किया मुख्य जन अधिकारी। यहां पर देखा जाए अरविंद केसी जो है भारतीय मूल के हैं, इनको मुख्य जन अधिकारी नियुक्त किया गया, यानी कि चीफ पीपल ऑफिसर नियुक्त किया गया है ओपन एआई के द्वारा। विश्व की अग्रणी एआई कंपनी है ओपन एआई, जो चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है। इसने देखा जाए जो भारतीय मूल के कार्यकारी अरविंद केसी को अपना मुख्य जन अधिकारी नियुक्त किया है। केसी इससे पहले गूगल, मेटा और रोब्लॉक्स जैसे दिग्गज कंपनियों का नेतृत्व की भूमिका भी निभा चुके हैं। यहाँ पर देखा जाए उनकी नियुक्ति का प्राथमिक उद्देश्य तीव्र विस्तार के दौर से गुजर रही कंपनियों के लिए वैश्विक स्तर पर कुशल एआई इंजीनियरों और शोधकर्ताओं की भर्ती तथा प्रतिभा प्रबंधन का सुदृढ़ करना है। यहाँ पर चर्चा करें, रासायनिक अभियांत्रिकी में स्नातक और एमबीए पृष्ठभूमि वाले केसी ओपन एआई में मानव संसाधन नीतियों यानी कि जो एचआर की भूमिका होती है, एचआर की भूमिका यानी कि मानव संसाधन नीतियों को एआई आधारित कार्यस्थल पर भविष्य के अनुरूप तैयार करेंगे। चर्चा करें आगे, अगला पॉइंट क्या है। यहां पर देखा जाए योनागुनी द्वीप पर मध्यम दूरी की मिसाइल तैनात करेगा जापान। ठीक है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा योनागुनी द्वीप कहां पर अवस्थित है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए योनागुनी द्वीप पर मध्यम दूरी की जो मिसाइल होती है उसको तैनात करेगा जापान। चर्चा कर लेते हैं, पॉइंट्स क्या है। जापान ने मार्च 2031 तक अपने सबसे पश्चिमी आबाद द्वीप योनागुनी पर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात करने की घोषणा की है। ताइवान से मात्र 110 किलोमीटर दूर स्थित यह द्वीप भू राजनैतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील है। अब परीक्षा में आपसे क्या पूछ सकता है, परीक्षा में आपसे यही पूछेगा कि योनागुनी द्वीप, एक सेकेंड, प्रश्न आपसे पूछेगा योनागुनी द्वीप कहाँ अवस्थित है। सवाल आपसे पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा और उस 4 ऑप्शन में से आपको यहाँ पर देखा जाए तो सही उत्तर देना होगा। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो प्रमुख स्थल होते हैं, चर्चित स्थल होते हैं, उनसे संबंधित पॉइंट्स आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए रक्षा मंत्री शिंजरो काइजुमी के अनुसार यह मिसाइल प्रणाली 360 डिग्री ट्रैकिंग और एक साथ 100 लक्ष्यों की निगरानी करने में सक्षम होगा। यह कदम चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के जवाब और अमेरिका जापान सुरक्षा संधि के तहत ताइवान जलडबरू में शांति सुनिश्चित करने तथा जापान की रणनीति का हिस्सा है। आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमारी अगली खबर क्या है, दिल्ली में राहवीर योजना लागू की गई है। दिल्ली में राहवीर योजना जो थी उसको लागू किया गया है। इस जो योजना है इसके की फीचर जान लेते हैं, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। यहाँ पर देखा जाए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में केंद्र सरकार की राहवीर योजना को शुरू करने की घोषणा की है। यहाँ पर चर्चा करें, इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को गोल्डन आवर यानी कि दुर्घटना के बाद जो पहला घंटा होता है उसके भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिक को 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र देने का प्रावधान है इस योजना के अंतर्गत। चर्चा करें तो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के गुड सैमरिटन प्रावधानों के तहत मददगारों को कानूनी सुरक्षा भी दी जाएगी। मतलब होता क्या है कि पहले क्या होता था, अक्सर जैसे किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया तो लोग उठाकर अस्पताल पहुंचाने से बचते थे। बचते किस लिए थे कि अस्पताल लेकर गए, कहीं ऐसा ना हो दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो जांच पड़ताल जो पुलिस आएगी, पुलिस की जांच पड़ताल, फिर उसके बाद जवाबदेही जो होगी वो जो व्यक्ति उठा लेकर गया है उसको बैठ के जवाब देना होता था। ठीक है, लेकिन फिर हुआ क्या कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 आया। इसके तहत क्या हुआ कि जो गुड सैमरिटन प्रावधान थे उसके तहत जो मददगार होते थे उनको कानूनी शिक्षा भी प्रदान की जाने लगी कि अब उनसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है
तो बहुत ज्यादा सवाल जवाब या कागजी कार्रवाई उसमें नहीं फंसाया जाएगा। और इसी दृष्टिकोण से जो राहवीर योजना है ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की गई। जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा सत्यापन के बाद पुरस्कार राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कलारी लीप अभ्यास 2026 के बारे में। अभी जो कलारी लीप अभ्यास है 2026 इसके बारे में चर्चा करें तो भारतीय वायुसेना की दक्षिणी वायु कमान ने लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में उच्च गति संयुक्त समुद्री अभ्यास कलारी लीप का सफल समापन किया। चर्चा करें तो ये अभ्यास में वायुसेना सशस्त्र बल विशेष अभियान प्रभाग तथा भारतीय तटरक्षक बल ने एकीकृत रूप से भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य जटिल समुद्री वातावरण में त्वरित बल प्रक्षेपण तथा एंटी शिप स्ट्राइक और निगरानी क्षमताओं का परीक्षण करना था। डोर्नियर 228 विमान तथा तटरक्षक पोतों की भागीदारी के साथ यह अभ्यास रणनीतिक रूप से संवेदनशील अरब सागर में भारत के समुद्री डोमेन जागरूकता को सुदृढ़ करता है। आगे चर्चा करें बांग्लार युवा साथी योजना 2026। जो योजनाओं से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं उनमें राज्य सरकार के द्वारा जो विभिन्न राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजना है उनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए जो बांग्लार युवा साथी योजना है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसको देखते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यानी कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके द्वारा देखा जाए 1 अप्रैल 2026 से राज्य में बांग्लार युवा साथी योजना लागू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के प्रावधान क्या है वो देख लेते हैं। इस कल्याणकारी पहल के तहत 21 से 40 वर्ष की आयु के कक्षा 10 उत्तीर्ण शिक्षित बेरोजगारों को 1500 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाएगी। देखा जाए तो एक तरीके से बेरोजगारी भत्ते की तरह ये है। ठीक है, योजना का उद्देश्य रोजगार की तलाश के दौरान युवाओं पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को कम करना है। हालांकि अन्य आय सहायता योजनाओं के लाभार्थी इसके पात्र नहीं होंगे, लेकिन मेधाश्री और शिक्षाश्री जैसी, अब ये देखा जाए जो शिक्षाश्री योजना है, मेधाश्री योजना है, ये सब कहां पर संचालित होती है? ये सब पश्चिम बंगाल में संचालित होने वाली योजना है। ठीक है, मेधाश्री शिक्षाश्री जैसी छात्रवृत्तियों को प्राप्त करता जो है इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी कि अन्य जो आय सहायता योजनाएं हैं उनके लाभार्थी हैं वो इसकी लाभ नहीं ले सकते, लेकिन मेधाश्री और शिक्षाश्री दो अपवाद है। जो इस छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थी हैं वो यहाँ पर देखा जाए बांग्लार युवा साथी योजना 2026 का लाभ ले सकते हैं और ये 1 अप्रैल 2026 से पश्चिम बंगाल में लागू होगी। इसके तहत देखा जाए तो 1500 रुपए की प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाएगी और 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के जो कक्षा 10 उत्तीर्ण छात्र हैं उनको यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं हमारी अगली खबर क्या है। ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026, यहाँ पर एक रिपोर्ट है, इंडेक्स है, इस इंडेक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स यहाँ पर चर्चा करें किसके द्वारा जारी किया जाता है तो हेनले एंड पार्टनर्स की 2026 की रिपोर्ट में यूएई ने लंबी छलांग लगाते हुए इटली और स्विट्जरलैंड के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि ग्रीस शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा परीक्षा पूछे कि ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा तो ग्रीस जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है, वहीं पर दूसरा स्थान किसका रहा, सेकंड रैंक पर कौन रहा तो यहां पर देखा जाए जो यूएई है। ठीक, यूएई है, ये इटली और स्विट्जरलैंड के साथ, ठीक है, दूसरे स्थान पर रहा। चर्चा करें तो यह रैंकिंग 40 देशों के निवास कार्यक्रम की प्रतिष्ठा, कार्यदक्षता और वीजा मुक्त पहुंच तथा 10 मानदंडों का मूल्यांकन करती है। यूएई की इस सफलता का मुख्य श्रेय जो है गोल्डन वीजा कार्यक्रम, शून्य व्यक्तिगत आयकर और आधुनिक बुनियादी ढांचे को जाता है। सूचकांक में उरुग्वे 5वें स्थान पर, सऊदी अरब 9वें स्थान पर जैसे देशों का उभरना वैश्विक आवास रुझान के विस्तार को दर्शाता भी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स है, दो चीजें याद रखना, किसके द्वारा जारी किया जाता है, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा तो शीर्ष स्थान पर ग्रीस रहा। चलिए आगे देखते हैं पार्क चान वुक के बारे में। अब ये जो पार्क चान वुक है इन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल में पहले कोरियाई जूरी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, कांस फिल्म फेस्टिवल के पहले कोरियाई जूरी अध्यक्ष कौन होंगे, नाम है इनका पार्क चान वुक, ये पॉइंट याद रखिएगा। विश्व प्रसिद्ध निर्देशक पार्क चान वुक को 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल जो मई 2026 में आयोजित किया जाएगा उसमें जूरी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले पहले कोरियाई नागरिक है। पार्क का कांस के साथ 2 दशकों का सफल इतिहास रहा है, जिसमें ओल्ड बॉय ग्रांड प्रिक्स 2004 में इन्होंने जीती थी तथा डिसीजन टू लिव सर्वश्रेष्ठ निर्देशक 2022 में खिताब जीता था इन्होंने। जैसे फिल्म में सम्मिलित है, जूरी अध्यक्ष के रूप में वे महोत्सव के सर्वोच्च सम्मान पाने वाले यानी कि पाल्मे डियोर के विजेता का चयन भी करेंगे। यहाँ पर देखा जाए जो जूरी अध्यक्ष होता है वो कांस फिल्म फेस्टिवल जो होता है उसमें पाल्मे डियोर जो अवार्ड प्रदान किया जाता है, जो इस फेस्टिवल का सर्वोच्च सम्मान होता है,
उसका चयन जूरी के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है, और वो कौन करेंगे इस बार? पार्क चान वुक करेंगे, और ये पहले कोरियाई व्यक्ति है, कोरियाई नागरिक है, जो कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, उनकी यह भूमिका एशियाई सिनेमा के बढ़ते प्रभाव और वैश्विक कलात्मक विमर्श में दक्षिण कोरिया की केंद्रीय स्थिति को रेखांकित भी करता है। जैसे आप देखते हैं कोरियन ड्रामा बहुत फेमस हो रखा है, ठीक है, कोरियन ड्रामा एक बार जिसको आदत लग जाती है, कोरियन ड्रामा की आदत उसकी छूटती नहीं है। चलिए आगे देखते हैं तेलंगाना पुलिस का ऑपरेशन क्रैकडाउन। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तेलंगाना पुलिस के द्वारा ऑपरेशन क्रैकडाउन स्टार्ट किया गया है। किससे संदर्भित है, चर्चा करते हैं। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने संगठित साइबर अपराध को रोकने के लिए राज्यव्यापी ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है। ठीक है, इस अभियान का मुख्य केंद्र देखा जाए तो मैनुअल खाते हैं, ऐसे बैंक खाते जिनका उपयोग धोखाधड़ी की राशि को वैध दिखाने तथा स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो यहां पर जो ये ऑपरेशन क्रैकडाउन है, ये किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? ये तेलंगाना पुलिस के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के द्वारा संगठित अपराध, जो साइबर अपराध है, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन स्टार्ट किया गया है। ठीक, और यहां पर देखा जाए मुख्य फोकस जो म्यूल खाते होते हैं, सॉरी म्यूचुअल बोल रहा हूं, म्यूल खाते। ठीक है, अब ये म्यूल खाते होते क्या है? यहां पर देखा जाए इनका उपयोग धोखाधड़ी की राशि को वैध दिखाने तथा स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। जांच में पाया गया कि अकेले तेलंगाना में हजारों ऐसे खाते सक्रिय हैं जो देश भर के 9,400 से अधिक अपराधों से जुड़े हुए हैं। पुलिस अब बैंकिंग प्रणाली की खामियों तथा संदिग्ध बैंक कर्मियों की भूमिका की जांच कर रही है ताकि वित्तीय ट्रेल को पूरी तरीके से नष्ट किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर है, सचिन तेंदुलकर संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी किसको नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाता है ना, उसी प्रकार से ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र ने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी नामित किया है। यहाँ पर देखा जाए तो इस भूमिका में तेंदुलकर सुरक्षित ड्राइविंग, सीट बेल्ट और हेलमेट के अनिवार्य उपयोग तथा यातायात नियमों के पालन के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाएंगे। यह पहल संयुक्त राष्ट्र की सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई के दशक अभियान का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक वैश्विक सड़क मृत्यु दर को 50% तक कम करना है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया, सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दशक, जो 2020 से 2030 का दशक है, 2020 से 2030 का दशक है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसको सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई के दशक के रूप में घोषित किया गया है। और यहां पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2030 तक जो सड़क पर होने वाली दुर्घटना से मृत्यु है वो 50% तक उस पर कमी लाई जाए। ठीक है, चर्चा करें तो यह पहल संयुक्त राष्ट्र के सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई दशक अभियान का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 50% कमी लाना है। भारत के विशेष संदर्भ में राजस्थान, केरल, असम जैसे राज्यों में बुनियादी ढांचे में सुधार और ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त करने हेतु WHO और UN तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? चूंकि हम लोग यहाँ पर 27 और 28 तारीख के करंट अफेयर पे चर्चा कर रहे हैं, तो देखते हैं। भारत प्रतिवर्ष 28 फरवरी के दिन सर CV रमन के द्वारा 1928 में की गई रमन प्रभाव की खोज की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए 28 फरवरी का दिन किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1928 में CV रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी, इसी चीज को सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन। यहाँ पर देखा जाए तो इस वर्ष का थीम क्या है? इस वर्ष का थीम है विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत की उत्प्रेरक। ठीक, विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत की उत्प्रेरक, जो विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति में महिला वैज्ञानिकों के योगदान पर केंद्रित है। चर्चा करें तो इस खोज के लिए रमन को, यानी कि जो CV रमन थे, उनको 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा आयोजित इस दिवस का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना तथा युवाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने नई किताबें वापस लेने का आदेश दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने जो NCERT की नई किताबें है ना, NCERT, पिछले दिनों में देखा होगा NCERT में जो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का एक चैप्टर था, उसी चैप्टर के कारण देखा जाए तो जो सूर्यकांत है उन्होंने टिप्पणी की, और उसके बाद में यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय ने एक्शन लेते हुए वो किताबें वापस लेने का निर्णय लिया है, आदेश जारी किया है। 27 फरवरी को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT की कक्षा 8 की नई किताबें सर्कुलेशन से वापस लेने का आदेश दिया है। NCERT ने 23 फरवरी को 8वीं क्लास की सोशल साइंस की नई टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2 जारी की थी। ठीक है, किताब का नाम याद रखिएगा, NCERT की एक क्लास 8 की किताब है, किताब का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2। ठीक है,
यहाँ पर देखा जाए एनसीईआरटी ने इस किताब के चैप्टर 4 में द रोल ऑफ द जुडिशरी इन अवर सोसाइटी के कुछ टॉपिक्स जोड़े थे। इसमें जुडिशरी में करप्शन टॉपिक की आपत्ति जताते हुए सीजीआई सूर्यकांत ने कहा था कि यह न्यायपालिका को बदनाम करने और गहरी सोची समझी साजिश लगती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस किताब को बैन कर दिया और किताब के सभी फिजिकल कॉपीज सीज करने तथा ऑनलाइन कॉपीज रोक लगाने का निर्देश भी दिया था। और उसके बाद देखा जाए तो शिक्षा मंत्रालय ने यहाँ पर देखा जाए किताबें जो थी सर्कुलेशन से वापस उनको मंगा ली है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रैंडे के इस्तीफा। यहाँ पर देखा जाए जो बोर्गे ब्रैंडे थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 26 फरवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट और सीईओ बोर्गे ब्रैंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ उनका नाम आने के बाद ब्रैंडे ने यह कदम उठाया है। अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेजों में खुलासा हुआ है कि ब्रैंडे ने एप्स्टीन के साथ 3 बिजनेस डिनर भी किए थे। यहाँ पर चर्चा करें, ब्रैंडे 2017 से जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसका नेतृत्व कर रहे थे। फिलहाल इलोइस ज्विंगी, ठीक है, इलोइस ज्विंगी जो है ये अंतरिम जिम्मेदारी सौंप दी गई है इनको। यहाँ पर चर्चा करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल स्विट्जरलैंड के दावोस पे शिखर सम्मेलन आयोजित करता है जिसमें दुनिया भर के राजनेता, अरबपति और बिजनेस लीडर हिस्सा लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए आगे देखते हैं। अफ्रीका से 8 चीते भारत आएंगे। यहाँ पर देखा जाए अब तो आ भी चुके हैं। 28 फरवरी की घटना है। 28 फरवरी को 8 चीते अफ्रीका से एयरलिफ्ट कर भारत लाए जाएंगे। अफ्रीका के बोत्सवाना से 6 फीमेल और 2 मेल चीते एयरफोर्स एयरक्राफ्ट से ग्वालियर पहुंचेंगे। ग्वालियर के 2 इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जो चीते हैं उनको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाएंगे। यहाँ पर देखा जाए ये चीते चीता रिवाइवल प्रोग्राम के तहत इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन के माध्यम से भारत आएंगे। ये भारत में चीता का तीसरा बैच होगा। इससे पहले नामीबिया और साउथ अफ्रीका से भी चीते भारत लाए गए हैं। यानी कि देखा जाए कौन कौन से देशों से चीते लाए गए। परीक्षा में सवाल आपसे क्या पूछेगा? परीक्षा में जैसे तीसरा बैच है, अब यहाँ पर जो चीता आया है वो कहाँ से आया है? वो चीता आया है बोत्सवाना से। ठीक, 8 चीते जो आए हैं ये बोत्सवाना से आए हैं। इसके पहले देखा जाए साउथ अफ्रीका से आ चुका है और साथ ही साथ कहाँ से? नामीबिया से आ चुका है। ठीक, नामीबिया से आ चुका है। तो ये 3 देश हैं। इन 3 देशों से भारत में चीते ट्रांसलोकेशन के माध्यम से आ चुके हैं। ठीक, तो याद रखिएगा परीक्षा सवाल कैसे पूछ सकता है। यहां पर एक किसी अन्य देश का नाम दे दे, बोत्सवाना दे दे, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और फिर अंगारालैंड, या फिर यहां पर देखा जाए मेडागास्कर दे देता है। ठीक है, चौथा मेडागास्कर। और पूछे कि निम्नलिखित में से जो चीता रिवाइवल प्रोग्राम है इसके तहत इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस देश से चीता भारत नहीं लाया गया है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेडागास्कर यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी तीनों बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और नामीबिया यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे चर्चा करते हैं भारत नेपाल पर्यावरण समझौता 2026 के बारे में। 25 फरवरी 2026 को भारत और नेपाल ने वन, वन्यजीव, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता संरक्षण हेतु एक ऐतिहासिक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव तथा नेपाली मंत्री माधव प्रसाद जो चोलागैन हैं, इन्होंने द्विपक्षीय सहयोग पर सहमति जताई है। इस समझौते का मुख्य केंद्र तराई आर्क लैंडस्केप के भीतर बाघ, गैंडा, हाथी, गंगा डाल्फिन और हिम तेंदुए जैसे लोकप्राय जो प्रजाति है उनका संरक्षण करना है। दोनों देशों ने कतरिया घाट, बर्दिया और दुधवा सुखलपंथा जैसे ट्रांस बाउंड्री रिजर्व के माध्यम से वन्यजीव गलियारों को सुरक्षित करने की प्रतिबद्धता को दोहराया भी है। आगे चर्चा करते हैं निधि छिब्बर के बारे में। यहाँ पर देखा जाए निधि छिब्बर नीति आयोग की अंतरिम सीईओ नियुक्त हुई है। ठीक है, यहाँ पर चर्चा करते हैं 2026-24 फरवरी को केंद्र सरकार ने 1994 बैच छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस अधिकारी निधि छिब्बर को नीति आयोग का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। यहाँ पर चर्चा करें, वह निवर्तमान सीईओ वीबीआर सुब्रमण्यम के 3 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद पदभार संभालेंगे। यहाँ पर चर्चा करें, इससे पहले जो निधि छिब्बर है वो सीबीएसई की चेयरपर्सन और नीति आयोग में डायरेक्टर जनरल ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के रूप में कार्यरत थी। नीति आयोग जो 2015 में योजना आयोग के स्थान पर बना था, भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी प्रचंड से ऐतिहासिक उड़ान। यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वदेशी जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है उससे एक ऐतिहासिक उड़ान हुई है। आइए चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 फरवरी 2026 को पोखरण रेंज में आयोजित भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 के दौरान स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड से उड़ान भरी। जैसलमेर के सीमावर्ती एयर स्पेस में वे इस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को
को पायलट करने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए जैसलमेर के सीमावर्ती जो एयर स्पेस था वहां पर ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है प्रचंड। ठीक है, और इसको को पायलट करने वाली देश की पहली राष्ट्रपति कौन बन गई है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में शुरू हुआ यह युद्धाभ्यास राफेल, सुखोई 30 MKI और अपाचे जैसे लड़ाकू विमानों ने अपनी मारक क्षमता का यहाँ पर प्रदर्शन किया था। यह आयोजन भारतीय वायुसेना की युद्धक तैयारी और स्वदेशी रक्षा उपकरणों की शक्ति की वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करता है। आगे चर्चा करते हैं अग्निवर्षाभ्यास 2026 के बारे में। अग्निवर्षाभ्यास 2026 के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। 24 फरवरी 2026 को भारतीय सेना के दक्षिणी कमान ने राजस्थान के पोखरण रेंज में अग्निवर्षा युद्धाभ्यास का सफल आयोजन किया। यह एक कंबाइंड आर्म अभ्यास था जिसमें थल सेना और वायु सेना की विभिन्न इकाइयों ने संयुक्त रूप से तेज और सटीक प्रहार क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस हाईटेक इंटेंसिटी एक्सरसाइज में T-90 टैंक, K9 वज्र, आकाश मिसाइल प्रणाली और अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ साथ राफेल व जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने पार्टिसिपेट किया था। इसका मुख्य उद्देश्य रेगिस्तानी इलाकों में सेना के ऑपरेशनल रेडीनेस और आधुनिक स्वदेशी तकनीकी जो ड्रोन और निगरानी तंत्र है उसके एकीकरण को परखना भी था। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने टीचर ऐप 2.0 लॉन्च किया है। ठीक है, टीचर ऐप 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्या है आइए चर्चा करते हैं। तो 24 फरवरी को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में भारती एयरटेल और CK12 फाउंडेशन के सहयोग से AI द्वारा संचालित टीचर ऐप 2.0 लॉन्च किया है। टीचर ऐप 2.0 के जरिए शिक्षकों को डिजिटल प्रोफाइल मैनेजमेंट किया जाएगा। स्कूलों से जुड़े डेटा का डिजिटल स्टोरेज भी ऐप में किया जाएगा। मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके ऑफिशियल ID से लॉगिन करना होगा और तब प्रोफाइल अपडेट करने के बाद टीचर्स अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसके सहयोग से ये निर्मित किया गया है टीचर ऐप 2.0? भारती एयरटेल और CK12 फाउंडेशन के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। असम अरुणाचल सीमा विवाद का ऐतिहासिक समाधान। यहां पर देखा जाए प्रथम सीमा स्तंभ स्थापित किया गया। प्रथम सीमा स्तंभ स्थापित हुआ है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। चर्चा करते हैं। 22 फरवरी 2026 को असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सिजोसा में प्रथम अंतरराज्यीय सीमा स्तंभ स्थापित किया गया है। यह कदम जुलाई 2022 में हस्ताक्षरित नामसाई घोषणा की क्रियान्वयन का हिस्सा है। यहाँ पर देखा जाए नामसाई घोषणा, परीक्षा में पूछ सकता है कि नामसाई घोषणा किन दो राज्यों के बीच में हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये जो नामसाई घोषणा है ये असम और अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने के लिए घोषित किया गया था, उसकी घोषणा की गई थी। ये डिक्लेरेशन है और 2022 में इसको हस्ताक्षरित किया गया था। देखा जाए तो 1951 के नोटिफिकेशन और 1987 में अरुणाचल को पूर्ण राज्य बनने के बाद में जारी 804.1 किलोमीटर लंबी सीमा विवाद को सुलझाने हेतु दोनों राज्यों 123 विवादित गांवों की संख्या घटाकर 86 करने पर सहमति जताई है। सीमा स्तंभ का यह निर्धारण भविष्य की प्रशासनिक स्पष्टता सुनिश्चित करेगा और स्थानीय समुदायों के बीच दशकों से व्याप्त जो तनाव है उसको समाप्त भी करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कार्लोस अल्कराज से संबंधित एक पॉइंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर में आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर देखा जाए कार्लोस अल्कराज ने जीता कतर ओपन 2026। ठीक, 21 फरवरी 2026 को दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने फ्रांस के आर्थर फिलिप्स को 6-2, 6-1 से हराकर कतर ओपन का खिताब जीत लिया है। मात्र 50 मिनट में खत्म हुआ यह मुकाबला अल्कराज के करियर का सबसे छोटा फाइनल और ATP सर्किट के इतिहास में सबसे संक्षिप्त फाइनल मैचों में से एक बन गया। यहां पर देखा जाए जीत के साथ अल्कराज साल 2026 में अपनी लगातार 12वीं जीत दर्ज की है। गौरतलब है कि इसी महीने 1 फरवरी को उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का खिताब जीता था, जिससे वे कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे। ठीक है, अगली खबर क्या है? भारत की पहली एंटी टेरर साइबर सुरक्षा नीति प्रहार लॉन्च हुई है। अब ये भारत की पहली एंटी टेरर साइबर सुरक्षा नीति जो प्रहार है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ना सिर्फ मुख्य परीक्षा, ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। 23 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश की पहली एकीकृत आतंकवाद विरोधी नीति, इसका नाम पूछ सकता है, ये क्या नाम है? प्रीलिम्स में नाम पूछेगा कि देश की पहली एकीकृत आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या है? इसका नाम है प्रहार। ठीक है, चलिए यह नीति आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद, उभरते साइबर खतरे के विरुद्ध एक रणनीतिक रूपरेखा प्रदान करती है। इसका मुख्य फोकस सोशल मीडिया पर आतंकी गतिविधियों की निगरानी करना, साइबर हमलों की रोकथाम करना, कट्टरपंथ का मुकाबला करना है। ठीक है, नीति के तहत इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधीन ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा, जिससे खुफिया जानकारी के निर्बाध साझाकरण और त्वरित कार्रवाई को सुनिश्चित किया जा सके।
चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखा जाए अभिनव बिंद्रा से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पर देखा जाए उनका कार्यकाल जो था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में, उनका कार्यकाल संपन्न हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो अभिनव बिंद्रा से रिलेटेड कुछ पॉइंट जान लेते हैं। 23 फरवरी 2026 को भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त हो गए हैं। ये वर्ष 2018 में नियुक्त होने के बाद उन्होंने 8 वर्षों तक वैश्विक ओलंपिक मूवमेंट की दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीजिंग 2008 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा पद्म भूषण, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है। वर्ष 2024 में उन्हें खेलों के प्रति निस्वार्थ सेवा के लिए प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से नवाजा भी गया था। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसके दौरान इनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ओलंपिक ऑर्डर से किसको सम्मानित किया गया था? अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उसी में आज का हमारा अंतिम करंट अफेयर कौन सा है? निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोगों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026। अब ये जो निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद ये क्लास हमारी समाप्त होगी। 24 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। उल्लेखनीय है कि यह सम्मेलन 27 वर्षों, यानी कि पिछला जो सम्मेलन हुआ था 1999 में हुआ था, उसके बाद आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विधानसभा, लोकसभा चुनावों और स्थानीय निकाय चुनावों के बीच कानूनी और तकनीकी समन्वय को मजबूत करना है। ठीक है, सम्मेलन में ईवीएम की पारदर्शिता बढ़ाने और हाल ही में लॉन्च किए गए EIC नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से चुनावी सेवाओं को आधुनिकीकरण पर गहन चर्चा भी की गई। तो याद रखिएगा, जो निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन था, ये कहां पर आयोजित किया गया? भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और कितने वर्षों बाद आयोजित हुआ है? तो 27 सालों के बाद आयोजित किया गया है। इसी वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 27 साल बाद देखा जाए तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, जहां पर लोग सम्मिलित हो रहे हैं। होना तो इसको हर साल चाहिए ऐसा सम्मेलन, लेकिन देखा जाए तो हो रहा है 27 सालों बाद, तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो ये है आज के हमारे करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपसे पूछे, मतलब आपको बताए गए, और इसकी PDF आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। साथ ही फरवरी महीने का जो कंप्लीट PDF है वो भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चूंकि फरवरी महीने में देखा जाए कुछ टेक्निकल इशू भी थे और कुछ मेरे व्यक्तिगत कारण थे, जिनकी वजह से मैं अवकाश पे भी था, और अवकाश थोड़ा लंबा था, जिस कारण से क्लास जो थी वो हमारी रेगुलर नहीं थी। ठीक है, बीच बीच में गैप होता रहता था, और गैप होने का कुछ जेन्युइन कारण भी था कि उस कारण से क्लास बीच में गैप हुए थे। लेकिन इसकी सारी PDF आपको कल तक संभवतः सारी PDF आपको मिल जाएंगी, और कंप्लीट PDF 4 तारीख तक आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। जैसा कि हर महीने 4 तारीख या 5 तारीख को शेयर हो जाता है, तो प्रयास रहेगा 4 या 5 तारीख को या होली के बाद आपको पूरा कंपाइल PDF इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में कंप्लीट PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 100 MCQ का ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और कल हमारा जो मार्च महीने का करंट अफेयर है, मार्च महीने का जो नया पैकेज है वो बनके तैयार हो जाएगा, उसको हम लोग कल से रन करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए